हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज की आज हम तीसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि भाई सवाल कैसे आ रहे हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो टाइम ना गवाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 क्या दिया हुआ है, अंजू है ना, उन्होंने 80 मार्क्स के किसी पेपर में कितने अटेम्प्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 68, और 46 गणित में 60 में से 46, मैथ्स में 46 लाए कितने में 60 में। पहला किस में था, पहला हिंदी में था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, विज्ञान में 90 में से 74 मार्क्स किस में लाए हैं, साइंस में। अंग्रेजी में 45 में से 35, इंग्लिश में 35 मार्क्स 45 में लेकर आए हैं। तो बताइए अधिकतम प्रतिशत अंक किसमें प्राप्त किए, परसेंटाइल बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट में सबसे अधिक परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। देखिए जब भी ऐसे सवाल होना तो इसमें या तो आप एक काम करें कि इसका डिनोमिनेटर को सेम कर लें, जो ऊपर का नंबर ज्यादा आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो नीचे का नंबर कम आ रहा है उसकी वैल्यू कम होगी। मुझे पता है 45 90 60 80 सबका अगर एलसीएम लूँ ना तो क्या 300 नहीं 720 बनेगा। 720 बनाने के लिए इसको 9 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, इसको 16 से गुना करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। भाई 9 अगर डिनोमिनेटर में गुना किया तो न्यूमिनेटर में भी आपको सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने बोला अप्रॉक्स देख रहा हूं मैं, देखो 9 से गुणा करूंगा, 9 8 72 2 7 9 6 54 54 और 7 61, तो ये 612 मार्क्स यहाँ आ रहे हैं। बारछिंग 72 2 कैरी 7 12 4 48 49 50 55 552 यहाँ आ रहे हैं। 8 4 32 की 2 कैरी 3 8 7 56 57 58 59 592 यहाँ आ रहे हैं। 16 पंचे 80 कैरी 8 16 3 48 49 50 51। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें आ रहे हैं उसी का परसेंटाइल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भाई सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर किस में आया उन्होंने 612 में। तो हिंदी में सबसे ज्यादा परसेंटेज उन्होंने ऑब्टेन किया है, तो आंसर सी इज अ राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट अच्छा सवाल था ये। दूसरा आसान सा सवाल है, 110 के 110% का 10% ज्ञात करना है। एक नंबर है 1110, 110% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 11/10, इसका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 10 11 11 121 और ये डेसिमल लगा दिए नीचे वाले का, तो आंसर आ गया 12.1। इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 20 - 2 25%। सबसे पहले आपको पता है बी बोर्ड मास, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। वर्नाकुलर ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड वगैरह सॉल्व करेंगे। अगर इस वाले ब्रैकेट की बात करूं तो इस वाले ब्रैकेट में देखिए 8 में से 6 को आप नीचे लिख लो, डिवाइड सॉल्व कर रहे हो, 3 दूनी 6 3 5 15 और 2 से 4 5 4 20 20 प्लस 12, ये पूरा जो इसका रिजल्ट आया वो कितना आया 32। 25% ऑफ 32, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन, 4 से इसको काटूंगा क्या हो जाएगा 8, 8 से 2 में गुना करूंगा तो आएगा 20 - 16। तो आंसर जो आना है इसका वो क्या आना है 4, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, सभी मतदान वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले और बी और सी द्वारा सुरक्षित वोटों की संख्या के बीच का अंतर वोट 10,000 था। ठीक है, यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिलते हैं तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मतदान सूची में क्या थी। देखो सवाल पे बोला है कि 3 लोग हैं, 80% जो मत है ना वो डाले गए। सबसे पहले तो हमें वैलिड वोट्स की अगर हम बात करें तो भाई 80% जो वोट है ना वो वैलिड भी है और वो डाले गए भी है, कास्टेड वोट भी है और वैलिड वोट भी है। ठीक है ना 80%।
अब इस 80% में से क्या बोला है, बी को ए से 50% कम वोट मिले। अगर मैं बी और ए का रेशियो मानूं, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। अगर किसको कम मिले हैं, बी को ए से 50% कम मिले हैं, तो ए को यदि 2 मिले होंगे तो उससे एक कम बी को मिले हैं। तो अगर इनको कास्टेड वोट की बात करें तो रेशो में 1 और 2 का अनुपात है बी और ए का। फिर क्या बोला है, बी और सी द्वारा सुरक्षित, बी को सी से 10% अधिक वोट मिलता है। बी को सी से 10% अधिक, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो अगर इसको 10 मिले तो बी को 10% ज्यादा मिले सी से, तो इसको 11। इसको सेम बनाने के लिए इसको भी 11 से मल्टीपल करूंगा तो इक्विवेलेंट रेशो जो क्या आएगा, 10, 11 और 11 दूनी 22। ये तीनों के द्वारा। अब इनने क्या बोला है, बी और सी द्वारा सुरक्षित वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। बी और सी के बीच अंतर 10,000 है, तो एक की वैल्यू क्या है सवाल में, 10,000। तो भाई 10 की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 की वैल्यू क्या होगी, 1,00,000। भाई एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। 10 की क्यों, सबकी निकालना पड़ेगा, टोटल वोट्स निकालना है हमें, क्योंकि यहां बोला है देखो, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मतदान सूची में कितनी थी, मैंने बोला 22 और 11, 33 और 10, 43। तो 43 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4,30,000। सुनो, ये जो 4,30,000 है ना, ये आंसर नहीं है भाई। ये जो 4,30,000 है ना, ये 80% की वैल्यू है, ये कास्टेड वोट है। लेकिन मतदाता सूची में तो ऑल 100% की वैल्यू चाहिए, और 100% के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 40,000 में 100 का गुणा करके भाग लगा दो। 43,000, 4,30,000, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 4 दिया हुआ है, 5 का निकालना है तो 5/4, 1, 2, 3, 4, 5 दिया 15 की 5 कैरी 1, 5 × 20 और 1 21, 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20 कैरी 1, 4 दिया 12, तो ये आ गया 5 3, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको एक बार कॉपी क्लोज करके आप खुद से भी करके देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये, सवाल सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। अच्छा सवाल था ये, रेलवे में आया हुआ है ये भी सवाल। नेक्स्ट, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। जब भी ऐसा पसंद लाइक वाले सवाल आते हैं सब्जेक्ट वाले, तो उसको बनाया करो वेन डायग्राम से। ये लिख लो मैथ्स, ये लिख लो साइंस। दोनों को कितने परसेंट पसंद है, 25%। और 60% बच्चों को गणित, मैथ्स को गणित, 60 में से 25 यहाँ चले गए तो यहाँ कितने बचे, 35। 45 में से 25 यहाँ चले गए तो यहाँ कितने बचे, 20। क्या बोला, उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, तो 35 और 20 55। 55 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, तो 55% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कमल को एक प्रयुक्त स्टीरियो के पुनः विक्रय पर 12.5% का लाभ हुआ। यदि उसने वस्तु 1680 रुपए में खरीदी तो उसने इसे कितने में बेचा। सिंपल सी बात है, 1680 जो है ना, वो क्या है, उसका खरीदी मतलब उसके लिए सीपी है। 1680 में उसने क्या किया है, परचेज किया है, और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/8, मतलब वो 8 की चीज को 9 बनाना चाह रहा है। तो 1680 8 की वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, 9 की वैल्यू, 9/8। 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 के कम 8, 9 से गुणा करोगे 9 से 9, 9 कम 9 और 9 दूनी 18, कितना, 1890 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारे रेलवे के सवाल हैं। देखिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है 30/2018 को, 30 अगस्त सितंबर में, ठीक है ना। तो ये सवाल ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बट थोड़े से लैंग्वेज बेस आते हैं। अगर बेसिक आपको थोड़ा बेटर तरीके से आ रहा है तो आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, इसने बोला है एक वस्तु 1,000 रुपए में बेची गई, 16% छूट की पेशकश की गई। यदि 5% का लाभ कमाया गया होता तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखो, an article was sold for rate 1,000, a discount of 16% was offered if a profit of 5%। देखो, जब किसी ने उसको 1,000 रुपए में बेचा ना, तो उसने 16% का डिस्काउंट, अगर इस वस्तु को 16% का डिस्काउंट दिया होता और 5% उस पर प्रॉफिट भी कमाता, उसने बोला इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% वुड हैव बीन मेड, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस
क्या था? सिंपल सी बात देखो, प्रॉफिट कितना है? 5%। अगर 5% प्रॉफिट कमा के किसी वस्तु को उसने 1000 में सोल्ड किया है, तो मैं बोल रहा हूं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब 20 की चीज थी, 20 की चीज को कितने पे बेच दिया है? 21 पे। ठीक है ना? ये कुछ सवाल मिस्टेक है, इसलिए मिस्टेक है क्योंकि 5% लाभ कमाया, मतलब वो बाद वाली कहानी बोल रहा है। पहले उसने एक एसपी दे रखा है, इस एसपी को अरेंज करना पड़ेगा दोनों फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं एक बार। मुझे तो ये थोड़ा सा कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 16% वॉज ऑफर। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, मतलब 25 अगर एमआरपी है तो 25 की चीज को कितने में बेच रहे हो आप? 21 में विथ डिस्काउंट के साथ, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद बोला है अब 5% वुड हैव बीन मेड प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट कमाने का मतलब ये होता है कि 20 की चीज को 21, तो भाई सीपी क्या है? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो भाई अनुपात 5% है, तो 20 से कितने में बेचा होगा? 21 में, तभी ये चीज हुई होगी। अब इसने क्या बोला है? 1000 रुपए में बेची गई है, सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है, ये बेची गई 1000 में है, तो 21 की वैल्यू क्या है? 1000 है। तो लागत मूल्य क्या होगा? 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25/21 लगभग में ऑप्शन आएगा इसका। इन्होंने सब एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट पे नहीं आएगा। 20 अगर ये होता तो ये 5 बार जाता, 50 बार, 25 पंचे 125। देखिए गलत है सवाल ये, है ना? ये सवाल गलत है, ऑप्शन गलत है सारे। यहाँ पे आना चाहिए कितना? 1250 लगभग आंसर आना चाहिए। लगभग है ये भी, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग आएगा इसका आंसर। ठीक है ना? अगर वो एसपी दिया है तो एसपी से कंपेयर, अगर सीपी देता तो फिर एमआरपी क्या होता? क्या बोला था? लागत मूल्य क्या होता अगर एमआरपी देता? तो देखो, एमआरपी अगर मैं 1000 मान लूं तो 25 की वैल्यू 1000, तो चाहिए क्या? 20। तब हम इसको बोल देते और आंसर कितना आ जाता? 800 आ जाता। कब? जब वो क्या देता? जब वो एमआरपी देता उसको। ठीक है ना? तब कितना आता? 800 रुपए। देखो दोनों केस में बता दिया मैंने, ऑप्शन इसने इसके हिसाब से दिया रखा है, बट लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो आप या इस हिसाब से देखो तो 800 आंसर लगाओ, इस हिसाब से देखो तो कितना आंसर लगाओ? 1250 लगभग। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा और करके। नेक्स्ट, अमित की पॉकेट मनी 150 खर्च किया जूतों पर, एक घड़ी पर 75 रुपए, कुल राशि खर्च की गई उनकी कुल पॉकेट मनी का 3/4 हिस्सा। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि उसने जूतों पर 150 खर्च कर दिया और 75 रुपए खर्च कर दिया घड़ी पर, मतलब टोटल कितना खर्च कर दिया? तो 5 7 5 12 225। ये 225 जो था उसके पॉकेट मनी का 3/4 ही था, मतलब ये 3 था। तो 4 की वैल्यू क्या है? उसकी पॉकेट मनी पूछा है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 3 7 21, 3 5 15 और 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 300। तो उसकी पॉकेट मनी कितनी थी? 300 रुपए थी। नेक्स्ट, X invested at 9% simple interest per annum for 5 years till the same interest as the one rate Y interested। ठीक है, X ने 5 साल के लिए कोई एक राशि इन्वेस्ट की है। X रुपए इन्वेस्ट किया 9% पर, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 9% कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सेम इंटरेस्ट एज दैट ऑन रेट Y, Y ने भी the same interest at that on rate Y invested at 6.25% on simple interest per annum 8 years। ठीक है, दूसरा बंदा ने Y रुपीस इन्वेस्ट किया है 6.25% पर, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। इन दोनों का रेशो पूछा है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 5 से ये कितने बार? ये देखो 0.25 है ना, ये 0.25 जीरो बनाएगा, अभी उसको देख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। और कुछ कट रहा है क्या? 9 से कट जाएगा ये, 9 एकम 9, नहीं कटेगा। इसको 1.25 ही रहने दो। ये 1.25 के नीचे यहाँ 100 लगा दो, पॉइंट का 100 इधर जाएगा, तो x डिवाइड बाय y बराबर ये हो गया 125 इंटू 8, 25 अट्ठे 200, 8 एकम 8, 8 और 2 1000 बटे 900। ये कट गया, ये कट गया, तो अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा? 10:9। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना? इसको आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई काट के भी निकाल सकते थे, बाकी आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट,
यदि किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता पहले साल 1440 रुपए है, तो क्या होगा कि दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान मूलधन पर, ठीक है, इस पे बोल रखा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इन द फर्स्ट ईयर इज रेट 1440। 10% रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी राशि 10 से क्या होना, 11 होना। भाई हर साल ये रेशो 10 से 11 होगा प्रत्येक ईयर, और जो लास्ट ईयर में जो अमाउंट बनता है वो पहले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है कंपाउंड में। मैंने बोला 10 की वैल्यू सवाल में देके रखा हुआ है 1440, हमें 11 की वैल्यू निकालना है, तो 11/10, 10 से 1 0, 11 चौ 44 की 4 कैरी 4, 11 चौ 44, 45 46 47 48 कैरी 4, 11 एकम 11 और 4 15, तो 1584 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बैग में नीली लाल और गेंदों का अनुपात है। जब 44 लाल गेंदें थी तो संख्या जो थी वो नीली गेंदों की 36 थी। अच्छा, अनुपात स्थिर रखना है हमें, मतलब रेशो नहीं चेंज होना चाहिए, ये बोल रहा है सिंपली। एक बैग में जब 44 गेंदें हैं रेड वाली तो 36 क्या है, ब्लू है। अगर ये नीली गेंदों की संख्या 54 हो जाए, ब्लू की संख्या 54 हो जाए, तो बोल रहा है रेड की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब रेशो सेम रखना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 11, 4 से 9, ये 9 का कितना टाइम है, 6 टाइम, तो भाई 11 का भी क्या कर दो 6 टाइम, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66 इज अ राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वाइंस वाला सवाल है। एक बैग में रुपए हैं 550, ठीक है, 50 पैसे, कितने कितने के क्वाइंस हैं, अपने पास क्वाइंस दिए हुए हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, 2, 3 और 5 के अनुपात में। कितने, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 के अनुपात में। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि के बीच अंतर बताओ। बहुत बढ़िया, चलो सबसे पहले तो इस रेशो में देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस प्राइस का पैसे का रेशो में इंटू कर दूं तो टोटल प्राइस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50 2 1 रुपए, 25 3 तो 75 पैसे, 20 और 5 तो ये 1 रुपए, यहाँ 1 रुपए, यहाँ 1 रुपए, यहाँ 75 पैसे, मतलब टोटल मुझे जो मिले वो 2 रुपए 75 पैसे मिले। 2 रुपए 75 पैसे की वैल्यू सवाल पे देके रखा है 550। मैं बोलूंगा कितने गुना है ये, तो भाई अगर 275 का 2 गुना दिख रहा है लेकिन पॉइंट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो भाई 200 गुना है ये। कितना गुना है, 200 गुना है। बोला क्या है, 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि, ये है राशि टोटल अमाउंट, 50 पैसे और 20 पैसे, भाई 1 1, एक ही रेशो है। वैसे तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि रेशो यहाँ कितना है, 1 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा ना भाई, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट, जय और भानु ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चेतन 6 महीने बाद भानु के बराबर राशि के साथ उनके साथ जुड़ गया, उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका पार्टनरशिप का सवाल है। जय है, भानु है, इन्होंने 3 और 5 के अनुपात में पैसा लगाया। 6 महीने के बाद कौन आया है, 6 महीने के बाद चेतन आया है। जो चेतन है वो आया है 6 महीने के बाद, और कितनी राशि के साथ आया है, भानु के बराबर राशि, मतलब 5 के साथ। भाई 6 महीने के बाद आया और 1 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका पैसा 6 महीने के लिए ही लगा है, लेकिन इनका पैसा कितनों के लिए लगा है, 12 महीने के लिए लगा। तो रेशो जब भी पार्टनरशिप पैसा जो बढ़ता है वो उनके द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू उनके द्वारा लगाया गया समय के मल्टीप्लिकेशन के रेशो में बढ़ता है। इसको सिंपलेस्ट रेशो में बांट दो भाई, 6 से ये 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 अनुपात 5, तो 6 अनुपात 10 अनुपात 5 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। 9 किलो आटे में जॉन ने अधिक चीनी मिलाई ताकि चीनी और आटे के अनुपात 2:5 हो जाए। देखो जब भी रेशो में कुछ मिलाया जाता है ना, तो चेंज मिलाने वाला अमाउंट बदलना चाहिए, जो नहीं मिलाया जा रहा है वो सेम होना चाहिए। मैंने बोला इस सवाल में क्या मिलाया जा रहा है, तो इसमें मिलाया जा रहा है, पहले अनुपात 2:7 था और बाद में जो अनुपात हुआ 2:5। ये क्या था, पहले
शुगर था और ये फ्लोर था। मैंने बोला मिला रहे हो शुगर, तो भाई फ्लोर को सेम करना है। फ्लोर को सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीपल करो, तो इसको भी 5 से मल्टीपल, इसको 7 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 7 से। क्यों कर रहे हैं 7 और 5 से मल्टीपल? ताकि ये फ्लोर वाला जो रेशो है वो क्या हो जाए, इक्वल। तो नया जो रेशो मिला वो कितना मिला, 35 10 35 14। टोटल जो बन रहा है वो 10 और 35 कितना, 45। कितने पे? क्योंकि उनने बोला है पहले भी 9 किलो, तो ये 45 को 9 केजी के साथ हमें बाद में कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना मिला रहे हैं, 4 केजी मिला रहे हैं, रेशो में 4 के रेशो पे फॉर्म मिल रहा है। मैंने बोला 45 की वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 9 केजी। 9 केजी मतलब 9000 ग्राम। तो मैंने बोला 1 की वैल्यू क्या हो गई, तो 45 दूनी 90, 200 ग्राम। तो भाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 के लिए इंटू 4 किए हैं तो 4 बनेगा, तो 200 में भी 4 कर दो तो क्या हो गया, 800 ग्राम आपका आंसर हो गया कि 800 ग्राम आपको चीनी मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। ऐसा ना हो कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12 था जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 14 था। यदि कुल औसत 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। जब भी आपको कोई 3 चीज दी हुई होती है, रेशो में भी अगर 3 रेशो दिया, एक टोटल रेशो, एक बॉयज का रेशो और एक गर्ल्स का रेशो, तो वहां पे एलिगेशन लगाइए। क्या लगाइए, एलिगेशन। कैसे लगाओगे, यहां दिया है लड़कों का, बॉयज का कितना है 12, गर्ल्स का कितना है 14 और टोटल कितना है 13.1। अगर मैं इस पे एलिगेशन लगाता हूं, 14 में से 13.1 0.9, 12 में से ये 1.1, तो जो रेशो आया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9:11। किसका दिया हुआ, कक्षा में 9 लड़के, बॉयज इसी रेशो में होना चाहिए। 9 ये दे के रखा है, कितना गुना है, 1 गुना है, तो भाई इसका भी 1 गुना अगर आप करोगे तो गर्ल्स भी कितनी है 11 है। पूछा है कुल संख्या, तो 11 प्लस 9 कितना हो गया 20। तो कुल जो संख्या है वो कितनी है 20, ठीक है ना। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। फिर परिवार की औसत आयु क्या थी जन्म से पहले परिवार की औसत आयु सबसे कम उम्र का सदस्य। देखो हिंदी में ध्यान मत दो, इंग्लिश से पढ़ो, हिंदी में पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आया। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 25 ईयर्स। ध्यान समझना, 6 मेंबर्स की फैमिली है, 6 मेंबर्स की फैमिली है, इनका जो एवरेज है ना वो 25 है। एवरेज क्या है 25 है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर एक एवरेज का मतलब होता है हर एक फैमिली का मेंबर्स उतने उतने उम्र का रेशो लेके बैठा हुआ है। अगर एक का 25 तो 6 का टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 25 छक्के कितना होता है, तो आप बोलोगे 150। टोटल 150 साल है उनकी एज, अगर जोड़ दो सबकी मिला के मैं तो बोल रहा है 8 साल का एक बच्चा है, सबसे कम उम्र का जो है वो 8 साल का है। ध्यान समझना, 8 साल का अगर 6 में से सबसे कम उम्र वाला है तो उसके जन्म के पहले सभी की एज में से 8 कम करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला सबके एज में से 8 कम कर दूं, तो 25 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप 7 17, कितना 17। तो उनकी एज के पहले 5 लोग अगर थे तो 5 लोगों की आयु 17 थी। अब उसने क्या बोला है, जन्म से पहले परिवार की औसत आयु सबसे कम, नहीं इंग्लिश में पढ़ रहे थे हम। देन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली वाज, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो उस जो पैदा हुआ ये इसके पहले कितने लोग थे, हमें पता है पैदा के बाद 8 साल सब लेके बैठे हुए हैं, तो भाई पूरे 6 8 साल लेके बैठे हैं, तो 8 48। वैसे तो आंसर 17 आना चाहिए, ऑप्शन में 17 है नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार बेसिक से कर लेते हैं। 150 टोटल एज है, 6 लोग वापस चले गए, पूरे 6 के वापस जाएंगे ना भाई, क्योंकि ये सब जुड़े हैं। तो 48 एज मैंने अगर माइनस किया तो यहां बन रहा है कितना 102, और 102 किस में बटेगा 5 में, 5 दूनी 10। अच्छा ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ये बेसिक से सही आ रहा है। 5 दूनी 10, नहीं जाने का 0 और 5 चौ 20, तो 20.4 जो है उनका एवरेज एज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक कक्षा में 9, अरे ये तो अभी की ये सवाल, ये रिपीट हो गया भाई। इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर था 20, अभी किए थोड़ी देर पहले अपन ने, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 20 है, ठीक है। नेक्स्ट,
4 members A, B, C, D are such that their overall average is 16, the average of A and B is 9.5, the average of C and D। देखो जब भी ऐसा दिया हुआ हो ना, 4 लोगों का एवरेज जो है वो 16 है, 4 लोगों का एवरेज 16 है, पहले 2 लोगों का मान लो एवरेज कितना है 9.5 है। मैंने बोला कितना कम, एवरेज से कितना कम, मैंने बोला 16 में से 9.5, तो मुझे पता है 6.5 कम है, तो ये किसमें, इन दो में अगर कम है तो हमें पता है ये जो कम है ना ये अगले दो में ज्यादा होगा, अगले दो में ज्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 में प्लस कर दो 6.5, तो भाई 0.5, 6 6 12 2, क्या हो गया 22.5। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ये क्यों मैंने डायरेक्ट 6.5 जोड़ दिया, क्योंकि वहां पे मेंबर सेम थे। देखो 2 लोग यहाँ पे हैं तो 2 लोग बचे में होंगे, इसीलिए इनका इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इनका सेम नहीं होता तो इनका इफेक्ट जरूर होता नंबर्स का एवरेज में, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए हैड टू हैव अ फ्यू डेज बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड हेंस इट टुक 16 डेज इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। इफ ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। ए अकेले अगर काम करे तो 21 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव्स। तो काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा। देखो अगर मैं इसी पे लेके चलूं तो इन दोनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 84 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ठीक है। 12 सत्ते 84 और 21 से 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है ना वो 7 है और ए के अकेले की इफिशियंसी क्या है 4 है। तो मैंने बोला बी की इफिशियंसी यहां से क्या होगी, 7 में से 4 जाऊंगा तो इफिशियंसी सबकी आ गई। अब ध्यान समझना, काम जो हो रहा है ना वो ए जो है वो कुछ दिन पहले छोड़ रहा है। देखो ए हैड टू लीव अ फ्यू डेज, हमें नहीं पता कितने दिन पहले छोड़ना है, और वही बाद में इसने पूछा है कि कितने दिन पहले छोड़ा। किसने काम किया है, 16 दिन में काम समाप्त हुआ है। कितने दिन में, 16। तो हमें ये पता है कि जो बी है ना जो काम नहीं छोड़ा उसने पूरे 16 दिन काम किया होगा। तो पहले तो इसको 16 दिन पूरा काम करा लो। तो 16 × 3, इसने कितना काम कर दिया, 48 काम कर दिया बी ने। 84 में से 48 काम बी ने कर दिया, काम बचा कितना, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 36। इस काम को किसने किया है, ए ने। किसकी इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी। तो कितने दिन काम किया, 9 दिन। तो ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ा। कितने दिन के बाद, 9 दिन। पूछा क्या है, बिफोर द वर्क, तो कितने दिन पहले छोड़ा। देखो पहले पूछा है, आंसर 9 दिन नहीं है इसका भैया। 16 दिन में काम खत्म हुआ लेकिन छोड़ा कितने दिन पहले, 7 दिन पहले छोड़ा। तब तो 16 में से 9 आपको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7 दिन। तो इसका आंसर जो था वो 7 दिन था। अच्छा सवाल है, कितने सवाल है, अच्छा ठीक है लास्ट है। 4 वर्कर्स वर्किंग 6 आवर्स पर डे कैन फिनिश पेंटिंग अ वॉल इन 21 डेज। ठीक है, 4 लोग हैं किसी पेंटिंग को 21 दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। 4 वर्कर्स 21 दिन पर डे काम करके, नहीं 6 आवर्स पर डे काम करके 21 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इफ 7 वर्कर्स वर्क फॉर 4 आवर्स पर डे, इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू फिनिश द सेम वर्क। 7 वर्कर्स 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने, 7 वर्कर, कितने दिन, 4 दिन। तो कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको एक्स कर दो, जो कट रहा है काट दो, 7 से 3, 4 से 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 18 दिन लगेंगे इनको काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस किया है। आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो ठीक ठाक लगता है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर जरूर करना है। कमेंट में और बताइए हमें ये क्लास जो चल रही है इस सीरीज को आगे इसी बेस पे बढ़ाते रहें, या इसके अलावा और कोई दूसरी सीरीज की डिमांड है जिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ, कुछ सवाल लेके आ पाएँ। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।